आज मलबे का कहानी की तात्विक समीक्षा करेंगे। मलबे की कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश हिंदी के प्रख्यात प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। वे प्रख्यात नाटककार और कथाकार हैं। उनका आधे अधूरे नाम से लिखा गया नाटक भारत के नाट्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय हुआ था। मलबे का मालिक कहानी भी उनकी लिखी गई एक ऐसी ही लोकप्रिय कहानी है। यह कहानी 1956 में प्रकाशित हुई थी, जो नए बादल कहानी संग्रह में संकलित है। आज हम इस कहानी की तात्विक समीक्षा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं: कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, देश का कथोपकथन या संवाद, देशकाल और वातावरण का चित्रण, भाषा शैली और उद्देश्य। तो सबसे पहला कहानी का कथानक। कथानक को कथावस्तु भी कहते हैं। तो मलबे के कहानी की कथावस्तु इस तरह से है। कहानी की कथा शुरू होती है अब्दुल गनी नाम के व्यक्ति से, जो 7 वर्षों के बाद पाकिस्तान से भारत पर्यटकों के एक समूह के साथ आया है हॉकी के एक मैच को देखने के लिए। लेकिन यह मैच तो एक बहाना भर था। असल में तो वह आया था अपने उस घर को एक बार फिर से देखने, जिसे वो देश के बंटवारे के समय हुए दंगों के डर से छोड़कर पाकिस्तान चला गया था, अपने बहू, बेटे और पोतियों को, 2 पोतियों को छोड़कर। अब्दुल गनी धीरे धीरे अमृतसर के बांसा बाजार वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ रहा था। वो देख रहा था कि इन 7 साढ़े 7 सालों में ही यहाँ कितना कुछ बदल गया है। वह अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी थोड़ा सा भूल सा गया था, क्योंकि लंबा समय 7 साल का लंबा समय बीत चुका था। जगह जगह पर नई इमारतें अब तक बन चुकी थी। हालांकि बीच बीच में ऐसे भी मकान दिख जाते थे जो दंगों के दौरान जलाकर खाक कर दिए गए थे। वह गली के मुहाने पर पहुंचकर भटका हुआ सा खड़ा हो जाता है। तभी उसे एक युवक दिखलाई पड़ता है, जिसे वो देखते ही पहचान जाता है। अब्दुल गनी उस युवक को देखकर आवाज़ देता है, मनोरी, ओ मनोरी। मनोरी उसको देखकर रुक जाता है। यह मनोरी कभी अब्दुल गनी के परिवार का पड़ोसी था। मनोरी भी अब्दुल गनी के बताने पर कि वे लोग भी पहले से इस गली में रहते थे और उसका बेटा चिराग उनके घर का दर्जी था, अब्दुल गनी को पहचान लेता है और उससे उसका हालचाल पूछता है। मनोरी उससे आने का कारण पूछता है तो अब्दुल गनी कहता है कि चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे नहीं मिल सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार अपने मकान की सूरत को देखता चलूं। इतना बोलते बोलते अब्दुल गनी की आंखों में आंसू निकल आते हैं। मनोरी ने अब्दुल गनी की बाहों को अपने हाथ में ले लिया और बोला, चलो मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ। जहाँ कभी अब्दुल गनी का नया बनवाया हुआ मकान हुआ करता था, अब वहाँ टूटे फूटे मकान का मलबा इकट्ठा पड़ा था। मनोरी ने उसे गनी को उसी जो उसके मकान का मलबा था, उस मलबे की तरफ इशारा करते हुए अब्दुल गनी से कहा, वह था तुम्हारा मकान। अपने नए मकान को इस हालत में देखे जाने की कल्पना अब्दुल गनी ने नहीं की थी। उसके मुंह से निकला, मलबा। इसके बाद मनोरी ने बताया कि उसके मकान को उसी समय आग लगा दी गई थी, जब वो वहाँ से उसे छोड़कर गया था, या जब वहाँ पर देश की आज़ादी के टाइम दंगे भड़क रहे थे। लेकिन मनोरी ने अब्दुल गनी को ये नहीं बताया कि घर को आग लगाने से पहले उसके बेटे चिरागुद्दीन को घर से बाहर गली में बुलाकर रखे पहलवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला था। चिरागुद्दीन की बीवी और बेटियों की लाशें बाद में नहर के पानी में मिली थी। कहानीकार ने सामने पड़े अपने घर के मलबे को देखकर अब्दुल गनी की विचलित स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है, गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां से टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे लकड़ी का सामान भी उसमें से कब का निकाला जा चुका था। अब केवल एक जले हुए दरवाजे की चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जलती हुई अलमारियां थी। कालिख पर अब सफ़ेदी की हल्की तह उभर आई थी। उसके घुटने जैसे जवाब दे गए अपने टूटे हुए मकान को देखकर, और वह वही जले हुए चौखट को पकड़कर बैठ गया। कुछ क्षणों के बाद उसका सिर भी चौखट से जा सटा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज़ निकली, हाय ओए चिरागुद्दीन। इसी बीच गली के तमाम लोगों को मालूम पड़ा कि अब्दुल गनी पाकिस्तान से वापस अपने घर लौट आया है।
लोग मन ही मन सोच रहे थे कि अब उसे सारी कहानी मालूम पड़ जाएगी और वह रखे पहलवान को नहीं छोड़ेगा जिसने उसके बेटे को चिराग दीन को मारा था। अब्दुल गनी अपने टूटे मकान का और अपने बेटे चिराग दीन का मातम मनाने के बाद वापस लौटने लगता है और मनोरी ने उसकी हालत को देखकर उसकी बाह अपने हाथ में पकड़ ली। दोनों उसी कुएं के पास से गुजरते हैं, चलते चलते जहाँ रखे पहलवान बैठा हुआ था। अब्दुल गनी रखे पहलवान को एक नज़र में देखते ही पहचान लेता है और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी तरफ जाकर अपनी दोनों बाहें खोलकर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रखे पहलवान का गला उसको देखते ही सूख जाता है। गनी मियाँ को देखते ही रखे पहलवान की जुबान अटक जाती है। जिसके बेटे को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्ममता के साथ कत्ल किया था, इस सच से अनजान उसी चिराग का बाप अब्दुल गनी मियाँ अपने पड़ोसी रखे पहलवान से गले मिलने की कोशिश इस सवाल के साथ करता है, रखे, ये सब क्या हो गया? तुम लोगों के रहते हुए मेरा बेटा अपने पूरे परिवार सहित कत्ल कर दिया गया। क्योंकि अब्दुल गनी मियाँ को पता नहीं था कि जिस रखे पहलवान को वो गले लगाने के लिए हाथ बाहें फैलाकर आगे बढ़ रहा है, उसी ने उसके बेटे चिराग दीन को मारा था। इसलिए वो उसी से सवाल करता है कि तुम जो मेरे पड़ोसी थे, तुम्हारे रहते मेरे बेटे का कत्ल कैसे कर दिया गया? ये उसका सवाल था। और यही सवाल इस कहानी का वो चरम है जहाँ दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। यानी कि ना तो रखे पहलवान बोल पाता है और ना ही इसके बाद अब्दुल गनी बोल पाता है। इसके बाद दो छोटी छोटी बातें जो पूरी कहानी में बड़ी अनुगूंज बनकर विस्तार से आगे बढ़ती हैं, वो ये है। पहली, अब्दुल गनी अपने बेटे की मौत का मातम मनाकर ये मानकर वापस चला जाता है पाकिस्तान कि उसे घर में रहना ही नहीं चाहिए था। उसे मदद के लिए रखे पहलवान समेत अपने पड़ोसियों से मदद लेनी चाहिए थी। यानी कि उसे अभी भी जो अब्दुल गनी था, उसे अभी भी ये लग रहा था कि वो अपने घर में रहते हुए अगर उनसे मदद लेता रखे पहलवान वगैरह से तो वो बच जाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि रखे पहलवान ने ही उसे मारा था अपने स्वार्थ में, अपने लालच में, ताकि वो उसके मकान को हथिया सके उसे मारने के बाद। और दूसरी, जिस मकान को रखे पहलवान अभी भी पूरी दबंगई के साथ अपना बताता आया था, वो ऐसे निरर्थक मलबे में तब्दील हो गया था जहाँ समाज के वे कीड़े मकोड़े और आवारा कुत्ते बसते हैं जिनकी समाज में अपनी कोई कमाई हुई अर्थात अर्जित की हुई जगह नहीं हुआ करती। इस एहसास ने रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया, जिसे हड़पने के चक्कर में उनमें उसे एक निरर्थक मलबे रखे पहलवान को उस मकान से पूरी तरह अपरिचित बना दिया था, जिसे हड़पने के चक्कर में उसने चिराग दीन को मारा था और जिसे हड़पने के चक्कर में उस मकान को एक निरर्थक मलबे में बदल दिया था। अब आते हैं कहानी के प्रमुख पात्र। कहानी का जो लीड रोल निभाने वाला है या जो कहानी का नायक है वो इसमें अब्दुल गनी है। प्रमुख पात्र अब्दुल गनी है और अब्दुल गनी के सहारे ही पूरी कहानी आगे बढ़ती है। अब्दुल गनी लाहौर से अमृतसर अपना मकान देखने के लिए आता है। दूसरा जो प्रमुख पहलवान जिसे विलेन कह सकते हैं वो है रखे पहलवान। खलनायक भी विलेन, हिंदी में विलेन को खलनायक कहते हैं। वो रखे पहलवान है। यह अमृतसर का रहने वाला गली का दादा है। रखे पहलवान ने अब्दुल गनी के पुत्र चिराग दीन और उसकी पत्नी जुबैदा और इसकी दोनों लड़कियों किश्वर और सुल्ताना को मारकर नहर में फेंकवा दिया था ताकि वो चिराग दीन के घर पर कब्जा कर सके। मनोरी तीसरा मुख्य पात्र है। गनी मियाँ जब गांव पहुंचता तब मनोरी ही उसको उसका मकान जो कि अब मलबे में तब्दील हो गया है दिखाने के लिए ले जाता है। अब्दुल गनी का बेटा चिराग उसके मनोरी के घर का दर्जी था, इसलिए अब्दुल गनी के साथ उसका थोड़ा आत्मीय संबंध हम देख पाते हैं। इनके अतिरिक्त कहानी में कौवा, केंचुआ, कुत्ता आदि का सांकेतिक अर्थ में प्रयोग हुआ है।
तीसरा हमारा कहानी का तत्व है संवाद या कथोपकथन। कहानी में संवाद कम है, लेकिन जो संवाद कहानी में है वे बड़े ही मार्मिक, संक्षिप्त और प्रभावशाली हैं। एक उदाहरण देखिए। तू बता रखे यह सब हुआ किस तरह? गनी आंसू रोकता हुआ आग्रह के साथ बोला। तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसे इतनी भी समझ नहीं आई। ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। यानी कि जब जितने भी संवाद हैं वो उसी मार्मिकता का दर्शन कराते हैं जो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की आड़ में और स्वार्थ में पनपी हुई है, या सांप्रदायिकता की आड़ में और स्वार्थ में ही जिसका अस्तित्व बना हुआ था, या उसी के कारण जो अस्तित्व में आई थी। चौथा है हमारा देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण से अभिप्राय कहानी के समय, स्थान, देश, परिवेश, परंपराओं आदि से होता है। यानी कि जो कहानी है वो किस परिवेश में घटित हुई है, किस जगह पे घटित हुई है, और कैसा उस समय का वातावरण था, कैसी उस समय परंपराएं थी। देश काल और वातावरण कहानी में स्वाभाविकता और मौलिकता का पुट लाता है और जीवंत करता है कहानी को। वैसे तो प्रत्येक कहानी में देश काल और वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन चूंकि मलबे का मालिक कहानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय की कहानी है, इसलिए लेखक ने अमृतसर की चहल पहल, गनी के जले हुए मकान और उसके मोहल्ले का बड़ा ही सजीव और स्वाभाविक चित्रण किया है। वातावरण की सृष्टि का एक उदाहरण देखिए। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उनकी ओर देखने लगते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से होकर रास्ते से हट जाते थे, जबकि दूसरे आगे बढ़कर बगलगीर होने लगते थे। यानी कि जिस तरह का वातावरण उस समय था, कुछ मकान बदल चुके हैं, कुछ जल चुके हैं, और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो सांप्रदायिकता का विष लोगों के संबंधों में घुल गया था, या जो भयावह एक वातावरण बना हुआ था, उसकी सृष्टि अभी भी मतलब अभी भी उसका अवशेष बचा हुआ है। इस तरह की सृष्टि लेखक ने इसमें की है। तभी कुछ लोग मुस्लिमों को देखकर, जो मुस्लिमों का एक समूह आता है, उसको देखकर कुछ हट जाते हैं, और जिनमें थोड़ा सा उनके प्रति संबंध अभी था, वो आगे बगलगीर होने लगते हैं। यानी कि जो मुसलमान यहाँ लोग रह गए थे वो बगलगीर होने लगते हैं। इसके बाद आता है हमारा भाषा शैली। मलबे का मालिक कहानी की भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। तत्सम, तद्भव, देशज, विषय, विदेश आदि सभी प्रकार के शब्दों का सुंदर समन्वय है। वाक्य विन्यास प्रभावशाली है। वाक्य छोटे किंतु बोधगम्य और व्याकरण सम्मत हैं। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देश काल, वातावरण और कथानक के अनुकूल है। कहानी की भाषा में जहाँ एक तरफ तत्कालीन यानी कि उस समय की हिंदी भाषा के देशज शब्दों का आभास देखने को मिलता है, जिसकी उपस्थिति तत्कालीन हिंदी और पंजाब के क्षेत्र में थी, वही चूंकि कहानी का मुख्य पात्र गनी मियाँ है, इसलिए भाषा में उर्दू के शब्दों की बहुलता है। लगभग अप्रचलित हो चुके, जो अब नहीं बोले जा रहे ऐसे शब्द, चेहम गोइयाँ जैसे शब्दों का प्रयोग भी कानाफूसी के अर्थों में देखने को मिला है। इस प्रकार हिंदी, उर्दू और पंजाबियत को मूर्त करने वाली भाषा मलबे के मालिक कहानी की भाषा की उल्लेखनीय विशेषता कही जा सकती है। किसी भी कहानी के शिल्प यानी कि शैली की रचना मूलतः उसमें रचे गए दृश्यों, प्रसंगों और विवरणों के माध्यम से गठित होती है। शिल्प कहानी का वो दृश्यमान आईना होता है जिसमें से कथाकार की सारी भाव, संवेदना और वांछनीय वैचारिक तथ्य संप्रेषित और संवेदित होता है। इस संदर्भ में मलबे का मालिक कहानी का शिल्प अपने शीर्षक को न केवल प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है, बल्कि एक विशिष्ट सांप्रदायिक परिप्रेक्ष्य में कमजोर और खंडित होती हुई नागरिकता, सामाजिकता को पूरी सक्षमता के साथ मूर्त भी करता है। यही शिल्प की सरलता का उदाहरण है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मलबे के मालिक
कहानी की संवेदना को उद्घाटित करने में भाषा और शिल्प पूरी तरह से सक्षम है। छठा है हमारा कहानी का उद्देश्य। तो कहानी के छठे तत्व उद्देश्य पर जब विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कहानी में मलबा देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप उजड़े हुए जीवन और टूटते हुए मूल्यों का प्रतीक है। कहानी में मुख्य विषय यह उठाया गया है कि रखे पहलवान की तरह हमारा एक वर्ग आज भी इन टूटते गिरते मूल्यों के मलबे के ढेर पर उसे अपनी जागीर समझकर बैठ गया है। वास्तविकता तो यह है कि इस मलबा का मालिक न तो गनी मियाँ है और न ही रखे पहलवान है। यह मलबा न रखे पहलवान का है न गनी मियाँ का है। यह तो बीता हुआ है कल का अवशेष है जिससे सीख लेकर हमें आज को संवारना चाहिए। धन्यवाद।